अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे। अनफॉर्चुनेटली यासिर आज हमारे साथ मौजूद नहीं है और बड़ा ही अफसोस का इसकी वजह है। वजह यह है कि यासिर साहब के वालिद जो है रज़ा इलाही से इंतकाल कर गए हैं और इस वजह से यासिर हमारे साथ मौजूद नहीं है और ये बहुत अफसोस का लम्हा है यासिर के लिए और उनके अहल खाना के लिए। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके वालिद के मग़फ़िरत करे और अहल खाना और यासिर को सब्र दे। और ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। और नाज़रीन, ये एक ऐसा लम्हा होता है जब आपका अपना आपसे बिछड़ जाता है, तो वो दर्द, वो दुख, तकलीफ़ हम बयान नहीं कर सकते लफ्ज़ों में, लेकिन हमारी दुआएं यासिर साहब के साथ हैं और हमें उम्मीद करते हैं कि वो कुछ दिन में हमें दोबारा से ज्वाइन करेंगे। और नाज़रीन, कल हमने देखा कि एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया शहर लाहौर में, जहाँ पर काहिना के इलाके में एक ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जाँ बहक हुए। नाज़रीन, ये एक ऐसा सानिहा ही है जिसके बाद हर आंख अश्कबार हो गई है। वो कहते हैं कि जो सबसे छोटा या सबसे हल्का जनाजा होता है वो ही सबसे भारी होता है। और ये हमने देखा, कल हम पूरे दिन ही फुटेजेस देखते रहे, आप भी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्या लम्हा था कि जब ये कोई 4:45 का वक्त था जब ये छत गिरी है और वहाँ पर 35 बच्चे बताया गया है कि मौजूद थे। 7 टीचर मौजूद थी जिनका वो घर था और वो बच्चों को पढ़ा रही थी, लेकिन गफलत बरती गई और छत पर काम हो रहा था, मज़दूर मौजूद थे और मिट्टी डालने का मेरे ख्याल से काम ये जारी था। और वहाँ पर इस तरह का सानिहा पेश आया कि छत गिर गई और बच्चे उसके तले दबकर 14 बच्चे जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं और 19 बताया जा रहा है कि ज़ख्मी हुए हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ गौहर सईद और उनके साथ हमाद सईद भी हमारे साथ मौजूद होंगे। नुमाइंदा हमाद सईद ने भी हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले गौहर, आपसे जानना चाहूँगी इस वाक़े की क्या अब तक तहकीकात मुकम्मल की जा चुकी है? क्या हुआ था उस जगह पर? इमारत के कमज़ोर होने की वजह बताई गई है कि वो मुनहदम हुई है? इस पर बताइएगा सबसे पहले गौहर अस्सलाम सईद। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में जो किया है। और जहाँ तक बात है वाक़े की, तो वाक़या वाकई ही बहुत दिलखराश है। जो तमाम तर अवाम है हमारे मुल्क की, वो इस वाक़े को लेके काफ़ी अफसरदा हाल है। और जो बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, जो भी कल हादसा हुआ, एक छोटी सी जगह पर एक जो ट्यूशन सेंटर था जहाँ पर 20-22 बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे, और वहाँ पर जिस तरह से छत गिरी और बच्चों को काफ़ी जानी नुकसान हुआ, 14 बच्चे जाँ हम्म। बहक हो गए और काफ़ी कुछ जख्मी भी हैं। तो अ, गलती तो है इंतज़ामिया की जानिब से भी है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। और देखा जाए तो शहरी होने के नाते शहरियों को भी अपने फ़र्ज़ अदा करने चाहिए। बाकी जो बच्चे हैं, उनके माँ-बाप की जो इस वक़्त हालात हैं, या जिस वक़्त आज जिस तरह के जनाज़े जो हैं वो उनकी तदफ़ीन की जा रही है, उस हवाले से भी काफ़ी कल वहाँ पर रश बरपा था। वहाँ वो जगह थी, वहाँ पर अ, तमाम तर जो वज़ीर थे वो भी वहाँ पर पहुँचे थे, डीआईजीज़ हम्म। पहुँचे थे। लेकिन हादसा, नुकसान तो वो हो चुका था। लेकिन अफ़सोस होता है कि छोटे-छोटे बच्चे जो कि किताबें लेकर पढ़ने के लिए गए, और जो बिल्कुल। है वो वापस घरों को नहीं लौटे। माएँ अपने बच्चों का इंतज़ार करती रहीं, और इस तरह का हादसा जो है वो रौनमा हुआ। तो और जहाँ तक बात है इंतज़ामिया की, तो जो बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट के अफ़सरान हैं, या ज़ोनल इंस्पेक्टर्स हैं, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, इनकी जो गलती है। और ये जो निजी अकेडमी हैं और तालीमी सेटअप्स, रजिस्ट्रेशन, फीसेस और ये सब जो दीगर मामला चला रहे होते हैं, इनको चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। महकमा तालीम को भी इन चीज़ों बिल्कुल। का रखना चाहिए चेक एंड बैलेंस, कि कोई जो ऐसी जगह है, कोई पुरानी बिल्डिंग है जहाँ पर इस तरह का बच्चों को तालीम दी जा रही है या इंतज़ाम है, उस पर फ़ोकस करें, उनको देखें और बिल्डिंग्स को चेक करें। ये काम हैं तो सही इंतज़ामिया के, लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा जो निज़ाम है वो शायद इतना मज़बूत नहीं है या इतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से ये जो हादसा है ये रौनमा हुआ है। बिल्कुल हमाद सईद, आप हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद, आपसे जानना चाहूँगी, हस्पताल का आपने विज़िट किया है, वहाँ पर जो बच्चे ज़ेर इलाज थे
उनकी क्या सूरत हाल है? क्या अब वो डिस्चार्ज हो चुके हैं? नहीं, अभी सिर्फ कल जो है वो 3 बच्चों को वो डिस्चार्ज किया था। कुल 9 तादाद है बच्चों की जो कि टीचर्स समेत वहाँ पर एडमिट हुए। उनमें से जो 3 बच्चे हैं उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था। 3 की हालत बदस्तूर जो है वो नाजुक बताई जा रही है, जबकि बाकी बच्चे जो हैं वो खतरे से तो बाहर हैं लेकिन हॉस्पिटलाइज्ड हैं अभी। अच्छा गौहर, कल हमने ये देखा कि वहाँ जो बच्चे अस्पताल में एडमिट थे उन्होंने भी बताया था आंखों देखा हाल कि उन्होंने क्या महसूस किया। वो आप थोड़ा बताइएगा कि आपकी उनके बच्चों से बात हुई है, उन्होंने क्या बताया कि किस तरह ये वाकया पेश आया? हमारा ये जो जगह थी, ये 6 मरला एक मकान है जो काफी पुराना मकान है, जिसकी जो छत है वो भी बड़ी टीआर छत थी, जिसकी जो कि मजबूत नहीं थी, और वहां पर जी। 18 से 20 बच्चे पढ़े थे। जो खातून है अनीरा नाम की जो टीचर हैं, वो इनको ट्यूशन पढ़ाती अच्छा थी। गौहर, ये अब बताइएगा जो कि वाकया जो टीचर थे उन्हीं का घर था ये? जी ठीक है। बिल्कुल ये घर है। इस तरह है कि वो जो इस हादसे के बाद जो पूरे शहर में या आसपास के जो इलाका मकीन है उनमें खौफ की लहर एक दौड़ दौड़ चुकी हुई है। और जो कल का जो हादसा है वो कयामत नुमा जो हादसा था, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 1 बिल्कुल। क्लास का, कोई 2 का, कोई 3 का, मतलब कि एजेस आप देखें बच्चों की कि वो इतने छोटे बच्चे हैं, कोई 4 साल का बच्चा है, कोई 6 साल का बच्चा, जो कि माओ के लिए ऑलरेडी इस तरह के जो बच्चे होते हैं हमारा, वो तो बहुत ज़्यादा लाडले होते हैं। ये उम्र इस बिल्कुल। तरह की होती है कि माएँ बहुत ज़्यादा लाड भी उठाती हैं और उनकी तकलीफ छोटी सी भी माँओं को बर्दाश्त नहीं होती। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा एक हादसा है, बहुत बड़ा एक जो सान्या है, जो कि कल बिल्कुल। पेश आया है। और छोटे आप देखें, हमारे पास जो रिपोर्ट्स आई हैं, जिसमें बच्चों की पिक्चर्स भी आ रही हैं, आज जो जी। है उनका नमाज़ जनाज़ा हुआ है, जिसमें आप देखें 6 साल ईमान फ़ातिमा है, 11 साला है, अरूज फ़ातिमा 9 साला बच्ची है, 8 साला अब्दुल्ला है। इस तरह बहुत छोटे बच्चे हैं, 6 साल के बच्चे भी हैं बीच में, 4 साल के बच्चे भी हैं। और इस तरह के हादसे में गम के अलावा क्या किसी का हो सकता है? मतलब कि पेरेंट्स हैं या इलाके के लोग हैं। हमारे पास जिस तरह की खबरें आई हैं, या जो बच्चे आपस में बहन भाई थे, कुछ बहन भाई भी नहीं हैं, कुछ कजन्स हैं, छोटे छोटे 6 साल का अली फरमान है, 7 साल दुआ गुलफाम है, जो कि नमाज जनाजा के बाद अब इन बच्चों को जो है कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। तो ये सब जो बहुत अफसोसनाक वाकया है। इस वाकये का अलावा इस अफसोस के क्या कर सकता है? अल्लाह ताला इनके लिए, पेरेंट्स के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक इनको जो है सब्र जमील भी अता करे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा गौहर कि सब्र जमील अता करे अल्लाह ताला उनके घर वालों को। क्योंकि हम कहने को कहते हैं कि 14 बच्चे जाँ बाहक हुए, लेकिन उन 14 बच्चों से 14 घर जो जुड़े हैं, जो माँ बाप की ज़िंदगी पूरी जुड़ी है। माँ बाप की तो कहते हैं जब औलाद पैदा होती है तो ज़िंदगी ही माँ बाप की अपनी औलाद होती है, और फिर इतने छोटे बच्चे। और कौन सोच सकता है कि कोई बच्चा ट्यूशन जा रहा है, पढ़ने जा रहा है। हमारे माशरे में तो इस तरह के ट्यूशन्स होते हैं, हर बच्चा जा रहा होता है अपने स्कूल के बाद कुछ घंटे और वो ट्यूशन सेंटर जाता है और वो वहाँ पढ़ता है। लेकिन कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि इस तरह का सानेहा उनके साथ पेश आए और वो अपनी ज़िंदगी खो बैठे। और इस तरह के वाक़यात बिल्कुल दिल को हिला देते हैं। हमात, आपसे जानना चाहूँगी, वो जो इलाका है जहाँ पर ये हादसा पेश आया है, वहाँ के आसपास की जो और मज़ीद इमारतें हैं वो भी क्या इसी हालत में हैं, और उनको क्या कोई नुकसान पहुँचा है? जहाँ तक कि ताल्लुक है इमारतों का, तो इमारतें जो है वो तमाम की तमाम तकरीबन इसी कंडीशन की हैं, मासवा इसकी के चंद एक बाकी तमाम इमारतें ऐसे हैं वहां पर जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर है या जो इंतजामिया है वो इसके ऊपर कोई तवज्जो ही नहीं दे रही कि वहां पर क्या बिल्डिंगें तमीर हो रही हैं, कैसी हो रही हैं। बस उनको यही है कि एक कच्ची आबादी टाइप इलाका है, यहाँ पर जो बनता है बनने दें, इसको कोई ना तो देखता है बल्कि नजरअंदाज किया जाता है। सबसे अहम बात यह है कि ये वजीर आजम का अपना इलाका है और वजीर आजम जो है वो वहां से मुंतखब होके आए हुए हैं, लेकिन मसला ये है कि वहां पर इसको कच्ची आबादी टाइप इलाका डिक्लेयर किया गया हुआ है और जहां पर की कोई खास तवज्जो नहीं दी जा रही होती। और बिल्कुल इंतजामिया जो है इसे मुंह मोड़ के खड़ी है और इंतजामिया के लिए ये एक बेबस लोग जो हैं बस इसी तरह के हैं कि इनको शायद मरना ही है इसी तरह। और वहां पर जो तमीरात की जा रही हैं वो ऐसे तरीके से की जा रही हैं जिसके अंदर के कोई जवाब नहीं है कि इस किस्म की तमीरात की इजाजत दी जा सके। लेकिन रिश्वत माफिया इस कदर सरगर्म है कि वो अपनी रिश्वतों के अलावा कोई चीज सोच ही नहीं रहा होता, वो सिर्फ पैसे लेता है और बिल्डिंग तमीर करने देता है
और उसके मटेरियल के ऊपर कोई चीज ऐसी नहीं देखी जाती कि क्या ये मटेरियल जो है वो लगने के काबिल है या नहीं है। बस वो अपना पैसा कमाया और किसी की जान जाती है तो चली जाए, उनके लिए उसकी कोई जीरो वैल्यू है। अच्छा, गौहर आप हमारे साथ मौजूद हैं। गौहर मुझे ये बताइएगा कि जो मज़दूर वहाँ पर काम कर रहे थे उनमें से किसी से बात आपने की है या कुछ पता चल सका है कि उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या बताया? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से ये हादसा पेश आया तो सबसे पहले मज़दूर ही वहाँ पर पहुँचे और बच्चों को उन्होंने निकालना शुरू किया, क्योंकि जाहिर सी बात है रेस्क्यू टीम को आने में कुछ वक्त लगा, तो मज़दूरों ने ही ये रेस्क्यू का काम शुरू किया। तो आपकी कुछ बात हुई है, कुछ पता चल सका है, इस हवाले से बताइएगा। हमारा ऐसा है कि ये जो मालिक मकान रेहान साहब हैं, जी जी इनके घर ये वाक़या पेश आया। तो इनकी मिसेज हैं अनीला, वो ट्यूशन देती थी बच्चों को। जी जी अब ऐसा है कि वहां पर जो मजदूर हैं, कुछ 3 से 5 बंदे ऐसे हैं जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसमें मिस्त्री भी शामिल हैं, यानी कि जो मजदूर हैं वो भी शामिल हैं, मालिक मकान भी हैं, इनकी वाइफ भी हैं। तो ये तो फिल वक्त पुलिस की हिरासत में है। इनसे तो हमारी बात अभी तक नहीं हो सकी। अच्छा लेकिन ये है कि ये तो उनको भी समझना चाहिए। ठीक है, इंतजामिया भी जिम्मेदार है, एसी भी बिल्कुल जिम्मेदार है, एलडी भी जिम्मेदार है, सबको महकमा तालीम भी जिम्मेदार है, सारे इदारे जिम्मेदार हैं। ठीक है, हम इस चीज़ को समझते हैं, हमें इस पर एक्शन भी लेना चाहिए। ठीक है, जो 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 इनकी नाअहली है, इस पर जो सवाल खड़ा हुआ है बड़ा, और इस हवाले से जो लोग हैं बड़े, वो भी, उनको भी गुस्सा है, बिल्कुल अवाम को भी है इस हवाले से कि इन पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। क्यों, मतलब कि इनकी अगर इंतजामिया है, इंतजामिया की जो जिम्मेदारी है वो उसको पूरा क्यों नहीं करते रहे। लेकिन बात ये है कि एज एक शहरी होने के नाते हमें भी चाहिए कि हम भी इन चीज़ों का ध्यान रखें कि वो एक टीचर हैं, वो जानती थी कि मेरे घर की छत जो है वो इतनी मजबूत नहीं बिल्कुल है, तो उसके तले बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो मैं उनको एक अगर महफूज छत फराहम नहीं कर सकती तो मैं उनको इस तरह से मत बिठाऊं या ना पढ़ाऊं कि 20-22 जानों के साथ खेलना एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल वहां ऊपर छत जो है ओवरलोडेड हुई है और वो गिर गई है, और बच्चों का, जैसे कि आपने पहले भी कहा कि 14 घर जो है वो मुंसलिक थे, 14 बच्चों से 14 खानदान मुंसलिक थे। बिल्कुल तो एक ये बहुत बड़ा सान्य है। तो ये बाकी जो उनको ये जो हैं मजदूर, इनको तो लिया हुआ है पुलिस ने हिरासत में, लेकिन जो नुकसान हुआ है वो बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत बड़ा अब नुकसान देखते है। हैं कि आगे पुलिस फर्दर कार्रवाई करती है इन पे। जी अच्छा, हमाद, कल हम ये फुटेजेस देख रहे थे और वो जो वालिदैन जिस कर्ब से गुजर रहे थे, हमने देखा कि एक वालिद के घर के 3 बच्चे उस ट्यूशन में गए थे और उन दोनों की जो है हलाकत हुई है। और हमने देखा कि वो जो फुटेजेस थी, जो वालिदैन के तासुरात थे, वो बिल्कुल हमसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहे थे और उन पर क्या गुजरी है इसका तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो हमाद, आपकी किसी बच्चे के वालिदैन से बात हुई है? उन्होंने क्या बताया और उन वालिदैन के क्या तासुरात थे जिनके बच्चे सेफ़ रहे, जो मतलब ज़ख्मी हुए लेकिन वो अब ठीक हैं, वो डिस्चार्ज भी हो गए? उनसे कोई आपकी गुफ्तगू हुई है? उन्होंने कुछ बताया कि उनके बच्चों ने क्या देखा? जी बिल्कुल, उनके वालदैन थे, चूंकि सब लोग मौके पर ही मौजूद थे और काफी ज्यादा वो बच्चों की तलाश में काफी वक्त लग गया, 1 घंटे से ज्यादा लग गया। लेकिन ये है कि कुछ बच्चे जो हैं वो आपको पता है शरारती होते हैं, वो घर में नहीं जाते। ऐसे वालदैन भी मौजूद थे 10 बच्चों को जिनको छुट्टी दे दी गई थी, क्योंकि 25 बच्चे जो है मौके पर मौजूद थे, 10 जो है वो पहले ही छुट्टी करके जा चुके थे। बच्चे घर नहीं गए, उनके वालदैन भी बहुत परेशान हाल जो है वो वहां पर खड़े रहे और बार बार यही पुकारते रहे हमारा बच्चा यहीं पर है। लेकिन बच्चे चूंकि घर जा चुके थे तो वो तो खुशकिस्मती है उनकी कि वो बच गए। और तहम जिन जो बच्चे जख्मी हुए उनके वालदैन का यही कहना था कि हमें बिल्कुल भी ऐसा मालूम नहीं था कि ये छत नाकस है और यहाँ पर गिर जाएगी, वरना हम अपने बच्चों को क्यों भेजते। बिल्कुल मगर सूरत हाल ये है कि वो कहते हैं हम किसी घर के अंदर जाकर तो नहीं देख सकते कि इसके हालात क्या है। हमें तो यही पता है कि ये एक ट्यूशन सेंटर है और ट्यूशन सेंटर जो है वो टीचर जो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं और हमारी जो है वो जेब इजाजत देती है इतनी फी अफोर्ड करना, यानी कि मिनिमम फी है वहां पर 500 रुपया जो है वो मैक्सिमम चार्ज कर रही थी खातून जो टीचर थी। तो उनके लिए जो 500 रुपया एक अफोर्डेबल था, तो वो बच्चे इसलिए उन्होंने कहा जी हम वहां पर भेज रहे थे। ताहम जो बच्चे जख्मी हुए उनके वालिदैन जो है वो भी ज़ारों कतार रो रहे थे, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था। मां सवाए इसके कि 2 बच्चे जो थे जिनको फौरी तौर वहां से रिलीव कर दिया गया,
लेकिन बाकी बच्चों के वालिदैन तो इसी इंतजार में थे कि अल्लाह हमें इससे तहफ़्फ़ुज़ दे दे, किसी तरह हमारे बच्चे को बचा दे। जैसे कि अभी तक जो 2 बच्चे हैं वो आईसीयू में हैं और उनकी ओके। जो हालत बदस्तूर खराब है। उनके वालिदैन और उनके जो बाकी रिश्तेदार हैं वो हॉस्पिटल के बाहर बैठे हुए हैं, वो मुंतज़िर हैं कि शायद हमें अंदर से कोई अच्छी खबर मिल जाए। हुँ। मगर सूरत हाल यही है कि डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी जान तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि इन बच्चों को किसी न किसी तरह बचाया जाए। और अब जो आके हुकूमत ने भी ये वाक़े के बाद जो है वो तमाम मेडिकल फैसिलिटीज़ फराहम करने के लिए जो है वो सब कोशिश कर रही है। बाहर से दवाइयाँ जो हैं वो पहुँचाई जा रही हैं। दीगर हॉस्पिटल से जो सीनियर तरीन डॉक्टर्स हैं उनको भेजा जा रहा है कि वो जाके मुआयना करें, किसी भी किस्म की मजीद कैजुअलिटी ना हो। लेकिन बहरहाल ठीक है। बात तो वही है कि ये वाकयात के बाद की सारी सूरत हाल है। हुँ। और वालिदैन तो आपको समझ आनी चाहिए कि एक वालिद जो है या एक वालिदा जो है वो अपने बच्चे के लिए किस कदर परेशान होगी जब उसका बच्चा आईसीयू में बिल्कुल। ऑक्सीजन की साथ पड़ा हुआ है। और वो जो है मिनिस्टर्स भी बहरहाल बाद में आ रहे हैं, मगर इंतजामिया जो है वो इन वाकयात को रोकने में उसी वक्त कामयाब हो सकेगी जब चेक एंड बैलेंस का सिस्टम सही रखा जाएगा। जब तक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम सही नहीं रखा जाएगा बिल्कुल। तो ऐसे वाकयात रोनमा होते रहेंगे। और वहां पर जो है बिल्डिंग्स जो है उनकी हालत जो है अक्सर बिल्डिंग्स की हालत इसी किस्म की है जैसे बिल्कुल। कि वहां पे ये कल वाकया हुआ। ऑल राइट, हमाद सईद आपका बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ गौहर सईद आप भी हमारे साथ मौजूद थी, आपका भी बेहद शुक्रिया। नाजरीन, इस तरह के वाक़यात हम ये नहीं है कि आज हुआ तो कल इस पर कमेटी बन गई और इस पर नोटिस ले लिया गया और इंतज़ामिया की जानिब से इस पर एक्शन ले लिया गया और बिल्डिंग्स के हवाले से चेक एंड बैलेंस करना शुरू कर दिया गया। ये होता नहीं है। माजी में भी हमने देखा कि इस तरह के कितने वाक़यात पेश आए जहाँ पर इस तरह के वाक़यात होते हैं। और जिस तरह मानसून का टाइम आने वाला है और मानसून में भी हम ये देखते हैं कि आया अब छतें गिर जाती हैं, लोग उसमें दब के मर जाते हैं, कितने रिपोर्ट होते हैं, कितने रिपोर्ट नहीं होते। लेकिन बात वही आ जाती है कि कमेटी भी बनी है, नोटिस अभी ले लिया गया है। तो क्या ये बात, ये जो कमेटी बनाने का अमल है या ये इंतज़ामिया की तरफ से कहा जाए कि अब हम चेक एंड बैलेंस रखेंगे, तो क्या ये वाकई इस बात की शर्त है कि आगे हाल में आगे जाकर इस तरह के वाक़यात नहीं होंगे? तो ये जो वाक़या है, ये जो सानहा है, ये बिल्कुल बहुत दिल बर्दाश्ता लोगों को करता है। और जो वालिदैन हैं उन पर क्या कर गुज़रा है, क्या उन पर क़यामत टूटी है, इसका तो अंदाज़ा हम बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। लेकिन हम दुआ करते हैं कि इस तरह के जो वाक़यात होते हैं उससे अल्लाह ताला हमें महफूज रखे और हमारे बच्चों को ख़ास तौर पर जो तालीम की गर्ज से गए और नन्हे नन्हे बच्चे जिनकी उम्र 8 से 11 के दरमियान और उनसे भी छोटे भी मौजूद थे और वो पढ़ने के लिए गए थे और उनके साथ ये सानहा पेश आया। तो नाज़रीन, इस तरह के वाक़यात मुझे लगता है कि अब ख़त्म हो जाने चाहिए। और यहाँ पर हम मौसम के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। जब तक आप अपनी तैयारी मुकम्मल कीजिए, फिर आपकी जानिब एक बार फिर आएंगे। नाज़रीन, जिस तरह हम गुज़िश्ता अपने प्रोग्राम्स में बात कर रहे थे कि 1 जुलाई से मानसून स्टार्ट हो जाएगा और ये स्पेल स्टार्ट होने वाला है और फाइनली मानसून हैज़ अराइव। और अब देखना ये है कि किन किन शहरों में बारिशें कब से शुरू होने वाली हैं। इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। मोहम्मद फैज़ान माहिर मौसमियात हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। फैज़ान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और जिस तरह हम बात कर रहे थे कि मानसून 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा और ये 1 जुलाई है आज इस तरह। और अब आप बताइएगा कि किन किन शहरों में कब कब से बारिशें मुतवक्के हैं और कराची का स्पेशली बताइएगा, क्योंकि कराची वालों को शिद्दत से इंतज़ार रहता है बारिशों का। और मैं ये पढ़ रही थी कि 15 जून तक कोई अभी आसार नहीं बताए जा रहे बारिश के कराची में स्पेशली। तो बताइएगा इसमें कितनी हकीकत है? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वालेकुम कैसे सलाम। हैं? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? जी फैज़ान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मेरी आवाज़ आपको आ रही है, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जी फैज़ान साहब, मैं ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह बात की जा रही थी कि मानसून का स्पेल 1 जुलाई से शुरू होगा और आज 1 जुलाई है, और मानसून के हवाले से बताइएगा कि ये स्पेल किस किस इलाकों में, किन किन शहरों में कब बारिश बरसाने वाला है। और स्पेशली कराची का बताइएगा, क्योंकि जिस तरह हम सबको पता है कि कराची वाले बहुत बेचैन रहते हैं बारिश के लिए, क्योंकि यार यहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा होती है और अभी कुछ दिनों पहले हमने इतनी शिद्दत महसूस की गर्मी की कि अब हम सब इंतज़ार कर रहे हैं शिद्दत के साथ कि ये बारिश कब होगी। बिल्कुल, आपने सही कहा, मानसून की जो एंट्री है वो पाकिस्तान में हो चुकी है। गुज़िश्ता 4 से 5 रोज़ से मुल्क के शुमाली इलाक़ा में हमारे पास पंजाब में, केपी के अंदर गिलगित बल्तिस्तान में काफ़ी गर्मी हो रही थी, जिसकी वजह से हमारे पास हमने देखा कि पहाड़ी मुकामात पे
ड्रॉप हम्म। यानी ग्लेशियर आउटबर्स्ट इवेंट्स भी हुए। लेकिन मानसून की एंट्री अब हो गई है, तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान जो शुमाली पंजाब के इलाके हैं जिसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल, झेलम, गुजरात, गुजरांवाला, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और हमारे पास अपर अपर पंजाब और सनी पंजाब के बेशतर मुकामात में 24 से 48 घंटों के दौरान मानसून की पहली अच्छी बारिश मुतवक्को है। इसी के साथ साथ हमारे पास जो बारिश का सिलसिला है ये केपी के गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की वादियों को भी मुतासर करेगा, जिसमें हमारे पास केपी के अंदर पेशावर, मर्दान, पहाड़, कश्मीर के अंदर हमारे पास कोटली, बिम्बर, मुजफ्फराबाद में भी अच्छी बारिश एक्सपेक्टेड है। इसी के साथ साथ हमारे पास अगर बात की जाए अपर सिंध की, बलूचिस्तान की, तो हम्म। 3 से लेकर 4 जुलाई के दरमियान जो हमारे पास बलूचिस्तान के मशरकी इलाके हैं, जिसमें हमारे पास कोलू, सिब्बी, दोरलाई, फुजदार के इलाके आते हैं, तहसील नुवट के इलाके आते हैं, इलाकों के अंदर भी गरज चमक के बादल बनेंगे, बारिश होगी। और यही बादल हमारे पास जो है वो अपर सिंध के इलाकों को मुतासर कर सके, जिसमें सक्खर, लाड़काना, जैकोबाद भी शामिल है। अगर आपने पूछा कराची में बारिश कब जी। होगी, तो जैसे कि आप लोगों ने इस बार न्यूज़ में सुना भी होगा कि इस बार हमारे पास एक तरीके से काफ़ी हम्म। स्ट्रॉन्ग एल्नीनो है, तो ओवरऑल पूरे मुल्क के अंदर इस बार जो हमारे पास मानसून है कमज़ोर जाएगा। खुसूसन जो हमारे पास मुल्क के जनूबी इलाके हैं, कराची है, इन यहाँ पे हमारे पास मानसून की बारिशें औसतन -50% से -70% तक हो सकती हैं। यानी हमारे पास अगर हम्म। कराची में मानसून की एवरेज 47 मिलीमीटर है, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इस बार जी। कराची में 40 से 50 मीटर बारिश हुई। तो फिलहाल अगले 5 से 10 रोज में कराची में बारिश का कोई खातर का इम्कान नहीं है। लेकिन इसी के बरअक्स हमारे पास कराची में हमने देखा कि मौसम काफ़ी खुशगवार चल रहा है। जून के आखिर से हमारे पास समुद्री बादलों की अच्छी एक तरीके से आमद व आमद है। रात के टाइम बूंदाबांदी हो रही है, तो ये हमारे पास मौसम जो है वो जारी रहेगा। और हम जुलाई के दूसरे हफ्ते में देख रहे हैं कि दूसरे हफ्ते में इस बार कराची में अभी तक बारिश के मामूली इम्कानात बनते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है फैज़ान साहब, कराची में तो लकीली हम ब्लेस्ड हैं कि कराची में जो रात का वक्त है तो वो थोड़ा मौसम ठंडा होता है। गर्मी की शिद्दत अमूमन 12 से 4 के दरमियान ज़्यादा होती है, लेकिन पंजाब की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मौसम इतना गर्म है। इस्लामाबाद के जिस तरह बात करें तो वहाँ भी इतनी शदीद गर्मी है। फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पंजाब के इलाकों में और पेशावर में भी इस वक्त हीट वेव चल रहा है, बहुत शदीद गर्मी है। तो वहाँ का बताइएगा कि वहाँ पर ये गर्मी कब तक रहेगी और बारिश का वहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वहाँ पर बारिश कब से होनी है? बिल्कुल, हमारे पास एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्री मानसून हीट वेव हमारे पास एक मुतासिर कर रही थी पंजाब के इलाकों जी। को, और हमने पिछले गुज़िश्ता 4 से 5 रोज में देखा कि जो टेम्परेचर था वो पंजाब के बेशतर मुकामात में 40 डिग्री से अबव जा रहा था, जबकि जी। हीट इंडेक्स जो था वो हमारे पास इनफैक्ट हीट इंडेक्स यानी महसूस की जाने वाला दर्जे हरारत 50 से ऊपर तजावुज़ कर चुका था। लेकिन इंशाल्लाह आज से हमारे पास पंजाब के तमाम ही इलाकों के अंदर जो है वो गर्मी के अंदर कमी आएगी, खुसूसन शुमाली और वस्ती पंजाब में। और इन तमाम इलाकों में जो हमारे पास टेम्परेचर है वो उसमें 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी मुतवक्को है। हमारे पास पंजाब के मैदानी इलाकों में जो दर्जे हरारत है वो इसमें 34 से लेके हमारे पास 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा। इसमें मैं एक बात बताना हुँ। भूल गया कि हमारे पास जुलाई के दूसरे हफ्ते के दौरान ही सिंध के जो जनूब मशरकी इलाके हैं, यहाँ भी हमारे पास मानसून की बारिशों के इम्कान हुँ। बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें हमारे पास खुसूसन थरपारकर के इलाके शामिल हैं। अच्छा फैज़ान साहब, जिस तरह सर्दी का मौसम आता है और कराची में स्पेशली अगर बात करें तो जैसे ही सर्दी जारी होती है और वो सर्दी हमें लगता है कि बस ऑलमोस्ट चली गई है, लेकिन वो एक बार फिर आती है और अपना जलवा दिखा कर जाती है। तो क्या हीट वेव तो इस तरह नहीं होगी कि मानसून आ जाएगा और उसके बाद एक और हमें गर्मी का झटका दे के जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमारे पास ये साल एल का साल है, तो हमारे पास एल नीनो ईयर्स के अंदर बेसिकली मैं एल नीनो की डेफिनेशन बताना चाहूँगा। एल नीनो बेसिकली हमारे पास पैसिफिक ओशन के अंदर हीटिंग का फिनोमेना होता है, जिसकी वजह से हमारे पास ग्लोबली पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। और हुँ। इसके सब कॉन्टिनेंट में बड़े-सग़ीर में असरात ऐसे आते हैं कि यहाँ का मानसून हमारे पास वीक हो जाता है और सर्दियों के मौसम में हमारे पास सर्दियाँ कम पड़ती हैं। तो गर्मियों के अंदर गर्मी ज़्यादा पड़ती है फिर इस तरीके से। हुँ। तो इस एल नीनो ईयर्स के अंदर हमारे पास कराची में हीट वेव्स मानसून सीजन के अंदर भी आ जाती हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जुलाई या अगस्त के अंदर एक आध हीट वेव मजीद कराची को मुतासर करेगी। ठीक है फैज़ान साहब, तो ये मानसून का स्पेल का ड्यूरेशन कितना लंबा होगा? कितने दिन तक हमें ये मानसून रहेगा? आई थिंक ये जुलाई के एंड तक रहेगा या मिड अगस्त तक जाएगा? इस बार हमारे पास जो मानसून है, क्योंकि वो वीकर देन नॉर्मल एक्सपेक्टेड है, तो इस बार जो मानसून का ड्यूरेशन है वो हमारी तवक्कुआत के मुताबिक, हमारा जो अपना एनालिसिस भी है वेदर वाले का भी और हमारे बाकी दीगर और वेदर एजेंसीज का भी, इंटरनेशनल मॉडल्स का भी, वो ये है कि इस बार का मानसून वीकर भी होगा और साथ ही मानसून जो है वो
जल्दी विड्रॉल कर सकता है, यानी अगस्त के मिड या फिर आखिर तक ये पाकिस्तान से वापस रिसीड ऑफ कर सकता है मॉनसून। अच्छा फैज़ान साहब, यहाँ पर मोस्ट प्रॉबली ये भी फोर्थ बताइएगा। वीक जी ऑफ जी। अगस्त तक। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि इस बार जो मॉनसून का स्पेल है वो अमूमी तौर पर जितना लंबा होता है उससे ज़्यादा होगा, या जो बारिशें हैं वो अमूमी जितनी होती हैं कराची में स्पेशली उतनी ही होंगी, उससे कम होंगी या उससे ज़्यादा होंगी? बिल्कुल, इस बार एल नीनो की वजह से जो कराची में मॉनसून है वो कमज़ोर एक्सपेक्टेड है, यानी जो औसतन हमारे पास बारिशें हैं वो मामूल से काफ़ी कम होंगी। यानी अगर एक तरीके से आप फर्ज करें कराची में अगर मॉनसून में 2 या 3 स्पेल आते हैं, तो यहाँ पर इस बार मुश्किल तमाम एक आध स्पेल एक्सपेक्टेड है, जो कि हमारे पास आगे जाके अपकमिंग मंथ्स के अंदर कराची की एग्रीकल्चर को भी मुतासर कर सकता है, कराची समेत हमारे पास लोअर सिंध के एग्रीकल्चर को, क्योंकि हमारे पास फिर आगे आने वाले महीनों में एक तरीके से ज़ेर ज़मीन और हमारे पास एग्रीकल्चर के लिए पानी की कमी हो सकती है। ठीक है फैज़ान साहब, जिस तरह हम ये ख़बरें सुन रहे हैं कि ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं इस दफ़ा, और जितनी गर्मी होती है कुछ इलाकों में उससे ज़्यादा ही इस बार देखी गई है, और जिन इलाकों में गर्मी नहीं भी होती, नेशनली और इंटरनेशनली दोनों हमने ये देखा कि क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। इसकी क्या वजह है, ये हमें बताइएगा। बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज की हमारे पास वजह यही है कि तो ग्लोबल वार्मिंग है, मैन मेड ग्लोबल वार्मिंग की। हमने अपने कार्बन एमिशंस जो है वो इतने हुँ, ज़्यादा बढ़ा दिए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जब भी एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होती है तो वो हीट को ट्रैप करती है। हीट को ट्रैप करती है तो हमारे पास अर्थ की जो एक तरीके से टेम्परेचर है उसमें इजाफा होता है। जब एबनॉर्मल टेम्परेचर का इजाफा होता है तो साथ साथ हमारे पास जो अर्थ का जो नॉर्मल क्लाइमेटिक पैटर्न है वो तब्दील हो जाता है। जहाँ पे अगर बारिश कम होनी है तो वो ज़्यादा हो जाती है आपके जी। पास, जहाँ पे ज़्यादा बारिशें होनी होती हैं वहाँ पे कम हो जाती हैं आपके पास। इस तरीके से ड्राउट्स हो गए, हीट वेव्स हो गए, कोल्ड वेव्स ज़्यादा आती हैं। तो हमने जैसे इसी का एक इफेक्ट ये भी है कि जैसे हमने गुज़िश्ता सालों में देखा कि 2020 में, 21 में, 22 में, इनफैक्ट 24 और 25 के अंदर भी कराची में लगातार काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई। इनफैक्ट पिछले साल कराची के अंदर हुँ। बारिश का रिकॉर्ड टूटा और 250 मिलीमीटर बारिश कराची में 19 अगस्त को 1 से 2 घंटों में हो गई। तो ये भी हमारे पास क्लाइमेट चेंज के असर आते हैं कि कभी तो बारिश अगर होगी कुछ सालों में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फिर कुछ साल ऐसे रहेंगे कि हमें बारिश बिल्कुल ही नहीं मिल रही होगी या बहुत कम बारिश हो रही होगी। फैज़ान साहब, मुझे आखिर में बस ये बताइएगा कि इस वीक का स्पेशली मौसम कैसा रहेगा कराची में? क्या ये ह्यूमिडिटी कम होगी? बारिश अगर होती है तो क्या इससे ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी? क्योंकि हम देख रहे हैं ये हब्स इतना ज़्यादा हो रहा है क्योंकि कराची में समंदर है, तो क्या इसमें कमी आएगी आफ्टर रेन? बिल्कुल। कराची में हब्स बिल्कुल हो रहा है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कराची में हमारे पास समुद्री बादलों की वजह से वेदर क्लाउडी है। हुँ, तो इस वीक हमारे पास जो है वो वेदर क्लाउडी रहेगा। हब्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि कराची में हमारे पास मानसून के दौरान कराची में थोड़ा बहुत हब्स हो रहा ही होता है, लेकिन इस वीक हमारे पास ओवरऑल जो कराची का मौसम है वो क्लाउडी रहेगा। स्पेशली हम लोग जैसे जैसे 5 जुलाई के बाद हम लोग मानसून की तरफ हम लोग ड्रिफ्ट करेंगे, तो खैर कोई खातिर खुमा बारिश तो एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन जो समंदरी बादल हैं ये मजीद थोड़े से डेंस हो जाएंगे और अगले एक आध हफ्ते के अंदर हमारे पास मजीद बूंदाबांदी रात के टाइम पे हो सकती है, हुँ। ड्रिजल हो सकती है, और ओवरऑल वेदर हमारे पास कंफर्टेबल रहेगा आने वाले हफ्ते के अंदर कराची का। बेहतर रहेगा। अच्छा फैज़ान साहब, मैं थोड़ा-सा इंटरनेशनल वेदर के हवाले से जानना चाहूँगी। यूरोप में जिस तरह गर्मी की शिद्दत अब देखने में आ रही है, क्योंकि यूजुअली वहाँ पर इस तरह की गर्मी नहीं होती, तो वहाँ की बिल्डिंग्स, वहाँ के ऑफिसेज़ इस तरह से नहीं बने हुए जिस तरह से और दीगर ममालिक में है जहाँ गर्मी होती है। तो हमने देखा कि यूरोप में काफ़ी लोगों की डेथ हुई है गर्मी की वजह से। तो वहाँ पर शिद्दत गर्मी की क्यों बढ़ गई है? क्या रीज़न है इसका? थोड़ा-सा इस बारे में बताइएगा। बिल्कुल, इसका रीज़न ये है कि हमने रीसेंट ईयर्स में देखा है कि यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर स्पेशली जून के आखिर में, जुलाई के स्टार्ट में एक एटमॉस्फेरिक ब्लॉकिंग पैटर्न बन जाता हुँ, है, और इसको मैं आसान अल्फाज में इस तरीके से डिफाइन करूंगा कि एक हाई प्रेशर जोन जो होता है वो यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग हीट वेव आ रही होती है, और फिर इसी वजह से हमारे पास वहाँ की जो टेम्परेचर एनोमलीज हैं वो बढ़ भी रही हैं। हुँ, और हम देख रहे हैं कि काफ़ी सालों से वहाँ पे अब जो नॉर्मल वहाँ पे टेम्परेचर से अगर 30s में जा रहे होते थे, क्योंकि हम लोग बचपन से सुनते हुए आए हैं और हमारे आबा और जाती बताते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज काफ़ी ठंडी होती हैं, लेकिन अब हुँ। वहाँ पे भी जो टेम्परेचर है वो 40s में जाने लगा। और जी। हमने वीडियोस भी देखी कि वहाँ पे साइन बोर्ड्स वगैरह मेल्ट हो गए, वहाँ पे आपके मुख्तलिफ जो आपके ट्रैफिक साइन होते हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ के हमने बेसिकली उस वहाँ के अब तक इन्वायरमेंट और वहाँ के जो लोग हैं अब तक यूज टू नहीं है, लेकिन वहाँ के लोगों को भी जस्ट लाइक एवरीवन ऑन अर्थ की पूरी दुनिया क्लाइमेट से मुतासर हो रही हुँ। है, तो वहाँ के लोगों को भी
तो इस चीज़ से यूज्ड टू होना पड़ेगा कि वहाँ भी हीट वेव्स आएंगी और मुख्तलिफ क्लाइमेटिक पैटर्न सब डिस्टर्ब होंगे। अच्छा फैज़ान साहब, एक और मैं बात जानना चाहती हूँ। ये क्वेरीज काफ़ी लोगों की होती हैं कि जब जिस तरह कराची की हम बात करें तो अगर हम टेम्परेचर देखते हैं तो वो 40 38 होता है, लेकिन वो फील्स लाइक 42 45 इस तरह से भी होता है। तो ये फील्स लाइक क्यों, इसमें क्या डिफरेंस है कि टेम्परेचर तो 40 है लेकिन वो फील लाइक 43 या 44 है, तो इसमें क्या है, इसको थोड़ा क्लियर कीजिएगा। बिल्कुल। हमने रिसेंटली एक न्यू टर्म की एक तरीके से हम काफ़ी सुनते हैं, वो है फील्स एट टेम्परेचर या फिर हीट इंडेक्स। तो जी। फील्स एट टेम्परेचर बेसिकली ये है कि बॉडी का महसूस की जाने वाला दर्जे हरारत, और ये इस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है कि हम लोग कंबाइन करते हैं एक नॉर्मल एयर टेम्परेचर को और ह्यूमिडिटी को। अब अगर हवा के अंदर हमारे पास नमी ज़्यादा है तो आपके इंसान की बॉडी से या फिर किसी भी जानवर की बॉडी से कुदरती तौर पर आबी बुखारात और वाटर वेपर्स एज अ स्वेट के तौर पे एक्सक्रीट होते हैं। तो अगर हवा में नमी ज़्यादा होगी तो वो जो स्वेट के एक तरीके से वेपर्स हैं वो इतने ज़्यादा, हम जितनी ज़्यादा स्वेटिंग भी होगी लेकिन वो एवापोरेट नहीं हो पाएंगे, यानी आपकी जो बॉडी है वो ज़्यादा वार्म अप होगी। यानी अगर आपका ग्राउंड टेम्परेचर जो है वो 40 है और आप काफ़ी ज़्यादा स्वेट कर रहे हैं लेकिन हवा में नमी की वजह से इतनी नमी है कि स्वेट आपका सूख नहीं पा रहा, तो आपको जो परसीव लाइक टेम्परेचर है, फील्स लाइक टेम्परेचर है, वो 50 या 50 से ऊपर फील हो रहा होगा। ऑल और राइट, ठीक। कराची में काफ़ी 10 सालों में जो है ह्यूमिडिटी का इजाफा हो गया है, और इवन सी की वार्मिंग की वजह से, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि देखते हैं कि कराची में ओके, फील्स लाइक टेम्परेचर ऑल राइट बहुत जल्दी मोहम्मद बढ़ रहा फैज़ान, है। आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और जिस तरह हम बात कर रहे थे कि मानसून का स्पेल अब शुरू होने वाला है और 1 जुलाई से 6 जुलाई तक गरज चमक के साथ मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिश का कहा गया है। अनफॉर्चुनेटली कराची के लिए अच्छी खबर नहीं है क्योंकि 15 जुलाई तक कम चांसेस हैं, काफ़ी हल्की फुल्की ड्रिजलिंग हो सकती है, लेकिन जो गरज चमक के साथ बारिश का हम वेट कर रहे हैं वो अभी थोड़ा उसमें वक्त लग सकता है। आफ्टर 15 जुलाई में भी अगर कराची में कोई ब्लेसिंग हो गई तो बारिश होगी। अदरवाइज़ मेरी जो राय है वो यही है कि कराची जैसे शहर में बारिश जितनी कम हो उतना बेहतर है, क्योंकि हमारे रोड्स, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता बारिश होना। तो बिल्कुल आई थिंक लेट्स सी क्या होता है। सेगमेंट में अब हम आगे बढ़ेंगे। जिस तरह कल हमने देखा इस्लामाबाद में इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से सेमिनार किया गया, जिसमें अमेरिका से तज्ज़ियाकार, चाइना से तज्ज़ियाकार और पाकिस्तान के वज़रा भी शामिल थे, और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी वहाँ पर मौजूद थे। और उन्होंने क्लियर इंडिकेशन दी थी कि आया अगर भारत की जानिब से आबी जारियत की गई तो उसको रिटेलिएशन देखनी पड़ेगी। और जिस तरह माजी में भी मोदी हुकूमत ये हथकंडे अपनाती रही है और भारत की जानिब से आबी जारियत हमने देखी गई है। और ये सेमिनार हुआ, इसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, इस पर क्या आगे बात की जाएगी, इससे क्या इंटरनेशनल अगर हम देखें तो क्या सिचुएशन बनती है, उस हवाले से आज हम बात करेंगे। आज स्टूडियो में हमें वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नसीर ने, CEO ऑल पाकिस्तान जियो साइंटिस्ट एसोसिएशन, और आबी उमूर के हवाले से भी इनका वसी तज्ज़िया है। सर, आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ मौसूल हो रही है? जी जी जी, वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज़ आ रही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। और जिस तरह मैं अभी बात कर रही थी कि कल इस्लामाबाद में सेमिनार मुनक़िद किया गया इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, क्या पर्सपेक्टिव थे, क्या ऑब्जेक्टिव थे, और इस सेमिनार को आप किस तरह देख रहे हैं, आपकी क्या एनालाइजेशन है इस पर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये 19 सितंबर 1960 को पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये मुआहदा हुआ, जिसका सालिस वर्ल्ड बैंक था। और फिर इसमें कशीदगी उस वक्त आई जब 2025 की जो पाकिस्तान भारत की जंग हुई और पाकिस्तान ने उसको शिकस्त दी, तो उसके बाद इंडिया के पास कोई और चारा नहीं था कि वो पाकिस्तान को किस तरीके से पिंच कर सके। तो उन्होंने ये इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशन स्टार्ट की। ऑल्दो के पाकिस्तान के पास इंटरनेशनल पोर्ट्स के ऑप्शन भी मौजूद हैं, लेकिन हम समझते हैं कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, इंटरनेशनल फोरम है और साइंटिफिक कम्युनिटी का ये काम बनता है कि ये दोनों ममालिक ही बैठें और इस तरह तीसरा कोई इसमें सालिस जो वो किरदार अदा करे। और वर्ल्ड बैंक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, चाहे वो बजट के हवाले से, चाहे वो टेक्निकली जो जिस तरीके से उसको हैंडल करेंगे, क्योंकि वही इंटरनेशनल फोरम बचता है। और पाकिस्तान की जो ज़राअत का तकरीबन 80% जो हिस्सा है वो इसके ऊपर मुश्तमिल है, क्योंकि और ये जब मुआहदा हुआ था
तो पाकिस्तान के जो मगरबी दरिया थे, जो कि सिंध, झेलम और पंजाब थे, ये पाकिस्तान के हिस्से में आए थे। इसी तरह इंडिया के हिस्से में मशरकी दरिया रावी, ब्यास और सतलुज जो थे उनके हिस्से में आए थे। तो ये मैं समझता हूँ कि साइंटिफिक कम्युनिटी इसके ऊपर बैठ के बात कर सकती है और इंटरनेशनल कम्युनिटी का इसमें बड़ा रोल अदा कर सकती है आपस में। और फिर जो कल इस्लामाबाद में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें जो पाकिस्तान के डिफरेंट वज़रा थे और इंटरनेशनल वफूद ने उसमें शिरकत की, तो क्लियर कट एक मैसेज था भारत के लिए कि ये आपके लिए इस वक्त लम्हा फिक्रिया है। आप पाकिस्तान का पानी किसी सूरत नहीं रोक सकते, ना रूल्स इसके ऊपर इजाजत देते हैं, ना आप इंटरनेशनल जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी वायलेशन कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जानिब तो भारत जो है वो एग्रीमेंट के क्लॉज को सबोताज कर रहा है, उसको मिस इंटरप्रेट कर रहा है, और साथ ही वो रन ओवर द रिवर कुछ ऐसे अपने मंसूबे बना रहा है, कुछ ऐसी वो चीज़ें कर रहा है जिससे पाकिस्तान का जो दरिया चनाब का वो फ्लो है वो मुतासिर होगा और वो रुक भी सकता है। तो इंडिया ये सब करके क्या दिखाना चाहता है, क्या स्टांस हासिल करना चाहता है? ये तो बहुत क्लियर है कि वो आबिशारियत हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल करता है, लेकिन इंडिया अब क्या ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहता है इस सारे सिनेरियोज में? देखें, इंडिया की कोशिश है कि वो पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है उसको वीक करे। पाकिस्तान की जो मईशत है, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त जो करंट गवर्नमेंट है वो काफ़ी हद तक बेहतर करने में कामयाब रही है एज कम्पेयर टू प्रीवियस गवर्नमेंट के हवाले से। हम अगर आप उसको कंपैरिजन करें तो इंडिया की इस वक्त कोशिश रहेगी कि पाकिस्तान ने, चूंकि अभी जो पीस टॉक हुए बड़े सक्सेसफुल हुए ईरान के और अमेरिका के, तो उनके आप मल्टीपल चैनल्स के रिकॉर्ड उठा के देखें, उनके एंकर्स के आप देखें, तो एक इंडिया को एक बहुत बड़ा इससे भी प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान ने अपना अमली किरदार अदा किया और दुनिया की नज़रों के सामने वो एक अपनी मुल्क की हैसियत से और एक जिंदा दिल कौम की हैसियत से वो सामने आया है। तो ये एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो सफारती और ताल्लुकात हैं वो पाकिस्तान के बहुत बेहतर हो गए हैं, ख़ासतौर पे इस पीस टॉक के बाद। तो ये सारी चीज़ें इंडिया में भी डिस्कस होती हैं। फिर आप उनकी आर्मी देखें, उनकी फोर्सेस देखें, जिस तरीके से हमने उनके जहाज़ क्रैश किए, और टेक्नोलॉजी के हवाले से पाकिस्तान इस वक्त बहुत स्ट्रांग है। ऑल्दो के इंडिया के पास टेक्नोलॉजी सोल्यूशन पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है। आईटी की स्किल्स देखें, सीएस की स्किल्स देखें, तो इंडिया इस वक्त बहुत आगे है पाकिस्तान में, लेकिन प्रैक्टिकल जो इम्प्लीमेंटेशन है जो दुनिया को दिखाने में, उसके सामने वो नाकाम रहा है। इसकी एक हाल ही में एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। दुबई के अंदर एक एयर शो हुआ जिसके अंदर तकरीबन 2 से 3 इंडिया के तैयारे क्रैश किए। हालांकि वो मोमेंट होता है जब आपने अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्म करना होता है, तो वहाँ पाकिस्तानी तैयारी भी थे और भी ममालिक के तैयारे थे, लेकिन वो ड्यूरिंग प्रैक्टिस और शो के दौरान ही क्रैश कर गए। तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा सेटबैक है। तो इसी किस्म की अगर इंडिया अपनी सोच रखेगा और इसी तरह पाकिस्तान का पानी रोकेगा, तो मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस वक्त पाकिस्तान के साथ है। चूँकि आप डायरेक्ट देखें, डोनाल्ड ट्रंप और जो हमारे आर्मी चीफ हैं उनके दरमियान जो कोऑर्डिनेशन, फिर प्राइम मिनिस्टर की कोऑर्डिनेशन, और फिर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो पाकिस्तान के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके अंदर वो बड़े इंटरेस्टेड है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमारे जो माइंस और मिनरल्स हैं उनकी तारीफ की, और इंटरनेशनल कंपनी जो ब्लैक गोल्ड है उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कोशिश की कि वो सरमायाकारी करें, और उनकी कुछ टीम्स इस वक्त बलूचिस्तान के एरिया चागी में पहुंच भी गई हैं जो कि मिनरल्स वो एक्सप्लोर करना चाहती हैं। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने हैं, इनको ना आप रोक सकते हैं ना मीडिया कवरेज को रोक सकते हैं। आजकल वो दौर नहीं है कि जो आज से 30-40 साल पहले था कि आप चीज़ों को छुपा सकें या हाइड या कोई हिडन एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। डॉक्टर साहब, जिस तरह हमने बात की कि अप्रैल मई में जो सिनेरियो थे, इंडिया पाकिस्तान के क्लैशेस हुए, पाकिस्तान को फिर प्रोवोक किया गया था उस टाइम भी, और अभी वो यही कर रहा है, आबिशारियत कर रहा है ताकि पाकिस्तान को वो प्रोवोक कर सके और फिर पाकिस्तान का एक रिएक्शन आए, और ये रिएक्शन बनता भी है। इस तरह की जारियत अगर भारत करेगा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बड़ी क्लियर इंडिकेशन दी थी इस हवाले से कि हमारे पानी का एक कतरा भी आप रोकेंगे तो आपको उसका जवाब मिलेगा। तो ये आपको नहीं लगता कि फिर भारत दोबारा से एक जंग का इनिशिएट कर रहा है? देखिए, उनकी कोशिश तो ये होगी, क्योंकि भारत के अंदर जो मोदी की गवर्नमेंट है वो भी मल्टीपल हिस्सों में इस वक्त डिवाइड हो चुकी है। उनकी जो अपोजिशन पार्टीज हैं और जो उनकी पार्टी बरसरे इक़्तिदार है, तो उनके दरमियान काफ़ी जो है पॉलिसीज़ के दरमियान भी इख्तलाफात हैं और मल्टीपल इश्यूज़ के ऊपर वो इख्तलाफात रखती हैं।
तो मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तान की इस वक्त गवर्नमेंट है और हमारी जो पॉलिसीज हैं, हम अपनी पॉलिसीज के जरिए इस सारी चीज को बहुत अच्छा ओवरकम कर सकते हैं। तो पॉलिसीज का असल काम है, जो नीचे गवर्नमेंट के नीचे जो इदारे हैं, खासतौर पे वाटर से रिलेटेड है, हमें अपना वाटर सिस्टम खुद मैनेज करने की जरूरत है। क्योंकि इस वक्त मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी सर्विस है, वो पूरे पाकिस्तान के परफॉर्म होने चाहिए, चाहे वो पंजाब, सिंध, केपीके और बलूचिस्तान में। हमें वाटर टेबल की डेप्थ पता होनी चाहिए कि वाटर टेबल हमारा कितना डिक्लाइन करता है, क्योंकि हम समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। खास तौर पे डिप्राइव्ड कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, हमारे पास वो लेटेस्ट सोल्यूशन नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इसकी वजह से हमें वाटर टेबल अगर पता चल जाए और हम पानी के ज़िया को रोकें, और ख़ास तौर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो यहाँ पे है डैम्स की तामीर। डैम्स अभी तक भी जो है ना, मैंने खुद जाके गिलगित, हुंजा और चिलास का विजिट किया, उसके दौरान हमने देखा कि डैम्स में अभी भी पाकिस्तान को 20 से 25 साल कम से कम का अरसा दरकार है। और दो कि चाइना इसमें पाकिस्तान की बहुत सपोर्ट कर रहा है, हमने सीपैक रूट मुकम्मल कर लिया, लेकिन डैम्स की तामीर इस वक्त बहुत ज़रूरी है अगर हम आइंदा आने वाली नस्लों को पानी के इस मसाइल से उनसे रोकना चाहते हैं कि वो इस मसाइल का ना शिकार हों। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान का 40% जो हिस्सा है वो ज़रई ज़मीन है, और आई नो कि इस तरह के जब भारत हथकंडे हथियाएगा, ये काम करेगा, तो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर पर बहुत इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो आया ये आने वाले वक्त में बढ़ सकता है, ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पर, तो आप इससे कितने रिलेट करते हैं? देखें, एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो तो मैंने आपको बताया कि जो पंजाब गवर्नमेंट की पॉलिसीज खास तौर पे, क्योंकि हमारा ज़राअत का मेजर हिस्सा उस पे मुनहसर है। अगर इसको हम बलूचिस्तान से कंपेयर करें तो वहाँ आप देखें कि पानी की शॉर्टेज है, शॉर्टफॉल है, वाटर टेबल डेप्थ डिक्लाइन कर रही है। तो ये सारा जो इस वक्त जो अमली किरदार है, ये हुकूमत की पॉलिसीज, खासतौर पर पंजाब गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, और हम समझते हैं कि इस वक्त उनकी मौसर पॉलिसीज हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और मुल्क के लिए जो है ना वो चीज़ें अच्छी साबित होंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये पढ़ रही थी कि जब ये एग्रीमेंट हुआ तो भारत को कुछ इख्तियारात हासिल थे कि वो कर सकता है, कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता है, जैसे पन बिजली मंसूबा हो गया और कुछ। लेकिन ये जो अब ये प्रोजेक्ट्स बना रहा है भारत, डैम बना रहा है और ये बना रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो रिवर्स हैं उनके फ़्लो में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है और वो रुक भी सकता है, जिस तरह हमने पहले बात की। तो क्या आया ये आने वाले वक्त में भारत के लिए कोई एक्शन लिया जा सकता है इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि हमारा मेडिएटर तो वर्ल्ड बैंक ही है? देखें, इस वक्त जो मैंडेट है एक्शन लेने का वो है, क्योंकि सालसी किरदार था वर्ल्ड बैंक का, और वर्ल्ड बैंक के अंदर भी बहुत सारी, चूंकि इसमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस बड़े काउंट करते हैं। जो आज से पहले, ये अगर आप 6 महीने पीछे चले जाएं तो डोनाल्ड ट्रंप का जो डिक्लाइन था, और खासतौर पे ये जंग से पहले, वो इंडिया की तरफ से था। उस वक्त उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी ने मिलकर ऐसी पॉलिसी जरूर बनाई होंगी जिससे पाकिस्तान को पीछा किया जा सके। लेकिन चूंकि अब हमें पता है कि हिडन तौर पे चाइना भी पाकिस्तान की पूरी सपोर्ट कर रहा है। चाइना के बहुत सारे इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ हैं। सीपैक रूट बनाया इसीलिए गया, एक बहुत तवील सीपैक रूट बनाया गया जिसकी एक्सटेंशन भी अभी चल रही है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का रोल इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, अब आप कुछ अगर हम बात करें 5 इयर्स की, तो इस तरह के जब एग्रीमेंट के जो भारत इसको वो डिसओबे कर रहा है, तो क्या देखते हैं आने वाले 5 साल में इस पर क्या स्टैंड पे भारत खड़ा होगा और भारत के खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकेगा? अब हम क्या उम्मीद रखें? देखें, भारत के खिलाफ जहां तक एक्शन की बात है, भारत को ये बात अच्छी तरह पता चल चुकी है कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है और ये प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन कर सकता है। और ये भी पता है कि प्रूव भी किया है, बिल्कुल लास्ट ईयर प्रूव भी किया, और ये भी उनको पता है कि खित्ते में कौन कौन से ममालिक इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और आप देखें कि एक बहुत बड़ी जंग, चूंकि हम आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि जो अमेरिका है ये जंग ईरान से तकरीबन हार चुका था, उन्होंने अपना आखिरी स्टेक तक यूज कर लिया, और उसके बाद इसमें सालसी किरदार पाकिस्तान ने अदा किया, और पाकिस्तान में जो पीस टॉक हुई पूरी आलमी दुनिया ने इसको सराहा, और इसमें पाकिस्तान का बहुत नाम रोशन हुआ। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी देख रही है और इंडिया भी देख रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त किस स्टेज पे खड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पाकिस्तान की सलाहियत भी पता है, और हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये जो पिछली जंग हुई थी 2025 की, ये टेक्नोलॉजी की बेस पे पाकिस्तान ने जीती है, ये रवायती जंग नहीं थी। बिल्कुल ऐसे है।
अच्छा डॉक्टर साहब, इन द लास्ट मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, जो सेमिनार कल हुआ और जिसमें चाइना का भी बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव रहा, अमेरिका के डेलीगेशंस भी मौजूद थे और उन्होंने भी बड़ा इस चीज़ को सपोर्ट किया कि इस तरह की जारियत, इस तरह की वायलेशन एग्रीमेंट की नहीं होनी चाहिए। तो क्या आया इससे कुछ पॉजिटिविटी आप देख रहे हैं अब पाकिस्तान के हवाले से? ऑफ कोर्स के इस किस्म की जो कॉन्फ्रेंसेस वर्कशॉप्स होती हैं, उनकी फाइंडिंग्स होती है, कंक्लूजन होती है, मल्टीपल स्पीकर्स आते हैं, जी। मीडिया कवरेज होती है, नेशनल लेवल पे मीडिया कवरेज होती है, जी। इंटरनेशनल लेवल पे मीडिया कवरेज होती है। तो ये बेसिकली एक मैसेज होता है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए और विद इन पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए कि इस वक्त हमारी ये पॉलिसीज हैं और इस पॉलिसी के तहत हम अगला जो है ना कदम ये उठाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अहम गुफ्तगू की और ये टॉपिक जिस पर हमने बात की बड़ा अहम है, क्योंकि जो भारत की जानिब से वायलेशन की जा रही है एग्रीमेंट की, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह के हथकंडे बारहा आजमा चुका है और उसने जवाब भी देखा कि पाकिस्तान ने लास्ट ईयर किस तरह रिटेलिएट किया। पाकिस्तान को वो प्रोवोक करेगा तो पाकिस्तान ने ये बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन दे दी है कि वो रिटेलिएट करेगा और वो रिटेलिएट करना जानता है। और माजी में भी हमने देखा कि पाकिस्तान ने अपने आप को प्रूफ किया, ये बात वाज़ेह है। और जो पाकिस्तान की अब सिफारती कामयाबियां हैं, शायद भारत को उससे काफ़ी हद तक तकलीफ़ हो चुकी है, जो इस तरह के हथकंडे वो बारहा अपनाता रहता है। नाज़रीन, सेगमेंट में अब हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आएंगे और अपना हेल्थ सेगमेंट शुरू करेंगे। और यहाँ लीजिए एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आप देखते रहिए वेक अप पाकिस्तान। बेटा वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और नाजरीन, ये हमारा सेगमेंट है हेल्थ के हवाले से, हम इस पे बात करते हैं, डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद होते हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आई थिंक हर एक औरत का और आजकल हर किसी का ये है कि कौन है जो जवान नहीं रहना चाहता, कौन है जो खूबसूरत नहीं रहना चाहता। तो आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे। हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी सी डॉक्टर मरियम मौजूद हैं, जो कि एस्थेटिक प्रैक्टिशनर हैं और जिनका इसमें बहुत तजुर्बा भी है, और वो हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू और सो आप मच। कैसी हैं बताइएगा। अल्लाह का शुक्र, आई एम वेरी वेल, थैंक यू सो मच फॉर अच्छा, हैविंग सबसे मी। पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, अपने जिस तरह के प्रोसीजर्स आप करते हैं, या फिर आप कुछ बताना चाहते हैं लोगों को ट्रीटमेंट्स के हवाले से। जो एस्थेटिक ट्रीटमेंट का एक क्रेज़ है आजकल लड़कियों में स्पेशली, कि वो एंटी एजिंग और फेयरनेस ट्रीटमेंट के हवाले से वो जाती हैं और वो करवाना चाहती हैं और वो विलिंग है, वो चाहती हैं हम खूबसूरत के जवान दिखें, जिस तरह आप बहुत प्यारी सी हैं। तो इस हवाले से बताएं। देखिए, मैं बल्कि अभी बैक स्टेज यही बात चल रही थी मेरी कि जो सबसे पोटेंट और पावरफुल एंटी एजिंग है ना, वो आपका लाइफस्टाइल है। ट्रू दैट। बहुत सारे मेरे पास पेशेंट्स जो आके कहती हैं कि यू नो स्किन पे सैगिंग हो रही है, टाइटनेस आ जाए फेस पे एंड यू नो एंड एवरीथिंग। मेरा उनको पहला जुमला ये होता है कि बेटा गो टू द जिम एंड स्टार्ट लिफ्टिंग वेट्स, उससे अच्छी बहुत आपकी अच्छी एंटी डॉक्टर साहब एजिंग आपने नहीं बात है। ट्रू दैट, आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि लाइफस्टाइल अगर बेहतर नहीं होगा तो हम बिल्कुल। कितनी ही ट्रीटमेंट करा लें वो बिल्कुल असर नहीं करेंगे। और लिफ्टिंग की जो आपने बात की है, ये बारहा हम बात कर चुके हैं। जो यासिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वो भी इस बात पर बहुत लोगों को फोर्स करते हैं कि जिम जाएं और Yes. मोटिवेट करते हैं Yes. कि आपको करना चाहिए। तो इसके साथ साथ कौन सी ट्रीटमेंट्स हैं जो करानी चाहिए? और आई थिंक जो सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है वो नेचुरली आपके फीचर्स को इन्हेंस करना है। डू यू अग्री? 100%। तो आपकी ट्रीटमेंट इस तरह से डिफरेंट कैसे होती है कि आया वो फेक ना लगे? क्योंकि हमने देखा है बोटॉक्स फिलर्स में हो तो वो फेक लगने लगता है और इंसान Overfilled faces, यस ट्रू, exactly. और वो बिल्कुल ही फीचर्स आपके चेंज हो जाते हैं। तो बिल्कुल। डॉक्टर साहबा, मैंने आपके जितने भी रिव्यू देखे और आपके पेज मैंने विजिट किया, तो वहाँ पर लोगों को यही फीडबैक थी कि वो बहुत नेचुरल ट्रीटमेंट्स आप लोग करते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखो, सबसे पहले तो मेरा जो मेन काम होता है दैट इज़ द फेशियल प्रोफाइलिंग। हर पेशेंट का फेस डिफरेंट है, फेशियल प्रोफाइलिंग इज़ वेरी डिफरेंट। अब अगर एक पेशेंट की जॉ लाइन बिल्कुल ही एग्जिस्ट नहीं करती और मैं उसको बहुत शार्प जॉ लाइन निकाल के दूंगी तो वो ऑब्वियसली आर्टिफिशियल लगेगा। ट्रू। तरीका ये होता है कि आप सबसे ज़्यादा अपनी स्किन के ऊपर फोकस करें। जितनी हेल्दी आपकी स्किन होगी, फीचर्स उतने ही उभर के सामने आएंगे। उसके बाद थोड़ी बहुत ट्वीकिंग हम करते हैं। लेट्स सपोज अगर बहुत ज़्यादा डीप एक्सप्रेशन लाइंस हैं, सारा कुछ है, आई वुड रादर गिव अ वेरी सटल यू नो प्लेसमेंट ऑफ बोटॉक्स Okay. रादर देन फ्रीजिंग द एंटायर फोरहेड। देयर इज नो पॉइंट, आप एक्सप्रेशंस ही नहीं दे सकते हो, ठीक True है। that. सेम गोज फॉर द लिप्स। अगर आपका नेचुरली लिप जो है वो नीचे का प्रोट्यूट कर है, ऊपर का बहुत थिन है, तो उसको मैं सिर्फ बैलेंस करूंगी। आई एम नॉट गोइंग टू फिल ऊपर वाला लिप इतना कि वो बिल्कुल अलग से नजर आए।
थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि यू नो बिकॉज आपके प्रोग्राम को अ लॉट ऑफ जी, पीपल जी। आर वाचिंग, स्पेशल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, आप प्लीज़ अपने फेशियल फीचर्स के हिसाब से यू नो ट्रीटमेंट्स को प्रेफर किया करें। बहुत सारे पेशेंट्स आके कहते हैं कि यू नो डॉक्टर साहबा नोज़ ये इस तरह के सेलिब्रिटी जैसा हो जाए, जॉ लाइन ऐसा सेलिब्रिटी जैसी हो जाए। that. तो देखिए जी, फेशियल एनाटॉमी आप सब लोगों की फ़र्क है, यू आर ऑल ब्यूटीफुल, एवरी That's सिंगल very वन good ऑफ यू। message, बहुत अच्छा। अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत सबको बिल्कुल, बनाया ये- है, सो जस्ट फीचर्स को एक्सेंचुएट किया कीजिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी पॉजिटिव बात की, क्योंकि हर फीचर, हर कलर, बॉडी कलर सब Of course. बहुत प्यारा है Of course. और आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए अपने फीचर्स के साथ। डू यू एग्री? और 100%. डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि स्किन को आप अपने जैसे अपना ग्लो अप, अपना थोड़ी सी आप कह लें कि बेसिक स्किन केयर इस तरह हो कि आपकी स्किन क्लियर लगे, साफ़ सुथरी लगे, एक्ने और डार्क स्पॉट्स ये इशू हमारे खुद से रिजॉल्व हो जाए, तो वो कौन सी टैक्टिक्स हैं, कौन से टिप्स हैं जो आप देना चाहती हैं? अच्छा देखें, आजकल का तो जो वेदर है कराची का एक्सट्रीमली हॉट एंड ह्यूमिड, उसमें तो जितना बेसिक आप चीज़ों को रखो उतना ही अच्छा है। आपका सनस्क्रीन हैज़ टू बी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, और ये 2 आवर एप्लीकेशन मैं सबको बोलती हूँ कि ये नहीं कि आपने लगा लिया उसके बाद आप बाहर धूप में हो। सनस्क्रीन की लाइफ इज़ 2 आवर्स, 1.5 to 2 आवर्स, दैट्स इट। कोशिश करें कि एक बहुत क्लैरिफाइंग मॉइस्चर आप यूज़ कीजिए फेस वॉश, उसके साथ आप उसको पेयर करें एक लाइट वेट मॉइस्चराइजर के साथ। जस्ट बिकॉज बाहर गर्मी है डजंट मीन आपकी स्किन जो है हाइड्रेशन लूज नहीं कर रही। और टॉप इट ऑफ विद अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन। उसके अलावा एक्ने का एक इशू देखें, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी गट हेल्थ है। अगर आपकी that. गट हेल्थ ठीक है, उसके बाद भी एक्ने ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, तो देन दैट इज एनवायरमेंटल एंड आपका थोड़ा सा हार्मोनल की तरफ चला जी। जाता है। स्पंजेस, ब्रशेस क्लीन रखा Hygiene करें, maintain डू करें। नॉट शेयर योर मेकअप विद एनीवन। स्किन की क्लैरिफाइंग को सबसे ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपकी गट है। पानी की इनटेक प्लीज, पानी की इनटेक हैज़ टू बी यू नो मैक्सिमम। हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है डॉक्टर साहब, जिस तरह आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हाइड्रेशन नहीं होती तो स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, और वो वेरी पार्च्ड ड्राई होगी तो ऑब्वियसली वो इतनी अच्छी नहीं लगेगी। अच्छा, बहुत सारी क्वेरीज आती हैं हम तक कि हम हेल्थ सेगमेंट करते हैं, तो वो पूछते हैं कि आप गेस्ट से पूछें कि घरेलू टोटके बताएं हमें, हमें रंग गोरा करना है, हमें दाने कील मुहां से निकल गए। तो डॉक्टर साहबा, डू यू अग्री कि टोटके असर भी करते हैं या सिर्फ हमारी स्किन डैमेज करते हैं, हमारे बैरियर को ख़राब करते हैं? देखिए एक चीज़, अगेन आई एम ग्लैड कि यू नो आपने ये सवाल मुझसे किया। जी, फिजिकल एक्सफोलिएंट्स जिसमें राइस फ्लावर, ऑरेंज पील पाउडर, हम तो सारी सब्जियां लगा लेते हैं मुंह पे। यू कांट डू दैट। रियली वो आपका बैरियर डैमेज करता है। बैरियर अगर आपका कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो स्किन का जो बैरियर अगर आपका एक प्रोडक्ट यूज़ करने से या एक कोई सब्जी का कुछ मुंह पे लगाने से अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया, बैरियर रिपेयर में 8 से 10 महीने लगते हैं। रियली? Yes. इट्स वेरी लॉन्ग आई थिंक रिकवरी ना। दैट इज़ अ लॉन्ग रिकवरी। और बैरियर जब तक डैमेज्ड है, स्किन आपकी ससेप्टेबल है एक्ने को, रोजेशिया को, इन्फेक्शंस को, पिगमेंटेशन को। वो मसले जो आपको कभी भी नहीं थे वो हो सकते हैं। किचन की चीज़ों को प्लीज़ किचन तक रखें। हाँ। चावल का आटा कुछ नहीं करेगा। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी एक थोड़ी सी क्वेरी आती है कि कुछ लोग होते हैं नहीं अफोर्ड कर सकते इतनी ट्रीटमेंट्स, वो नहीं जा सकते हाई एंड प्रोडक्ट्स पे, वो अच्छी स्किन केयर नहीं कर पाते, तो उनको क्या करना चाहिए? बेसिक ऐसा कुछ बताएं जो हर कोई अफोर्ड कर सके। और स्टूडेंट्स स्पेशली जो यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ऑब्वियसली उन्हें टैनिंग हो जाती है और वो सनस्क्रीन उनका इतना ही नहीं कॉन्सेप्ट होता लगाने का, और फिर वो टैन हो जाते हैं और फिर वो पूछते हैं कि आया हम घर में ही क्या करें, या फिर कुछ ऐसे हम प्रोडक्ट्स ले लें जो बेहतरी करें हमारी स्किन के लिए, तो वो आप उनके लिए कुछ बताएं। अच्छा देखिए, सनस्क्रीन आई एम वेरी सॉरी नॉन नेगोशिएबल है, और मगर आई थिंक उसमें इतने एक्सपेंसिव भी नहीं है, कुछ अच्छे ब्रांड्स Exactly. होंगे, ऑब्वियसली बात है। सनस्क्रीन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप मेडिकल ग्रेड, फार्मास्यूटिकल ग्रेड सनस्क्रीन यूज़ करें। एक तो दैट इज़ रीजनेबल। ठीक। कस्मेटिक फॉर्मुलेशंस में हमें ये भी नहीं पता होता कि जो उन्होंने उसके अंदर परसेंटेज दी हुई है वो है भी या नहीं, और वो हमारी स्किन के लिए है भी इट्स या नॉट नहीं। मेंट हमारी स्किन के लिए, इट्स नॉट मेंट फॉर दैट। आप एक मेडिकल ग्रेड सनस्क्रीन यूज़ करो, एक सिंपल क्लैरिफाइंग फेस वॉश यूज़ करो और एक लाइट वेट मॉइस्चराइजर यूज़ करो। ये 3 प्रोडक्ट्स आर मोर देन एनफ कि वो आपको प्रॉपरली हाइड्रेशन भी दें, प्रोटेक्शन भी दें और स्किन भी आपकी नीट हो।
अच्छा डॉक्टर साहबा, लाइफस्टाइल की आपने बात की, जिस तरह वेट लिफ्टिंग आपने सजेस्ट की, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हमारी ख़वातीन फिर वही बात कि वो अपनी लाइफस्टाइल में इतना, वो एक बेसिक है उनका, वो उठते हैं, किचन में जाते हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, तो उनके लिए क्या टिप्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं कि वो इसको मैनेज कर सकें, अपनी हेल्थ का भी ख्याल कर सकें, और स्पेशली नींद कितनी मैटर करती है? क्योंकि मैं देखती हूँ कि ख़वातीन अपने स्लीप साइकिल का ध्यान नहीं रखती, अपने वेट मेंटेनेंस का ध्यान नहीं रखती, तो फिर उनको ये इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। वो अपने आप को देख के वो कहती हैं कि यार हम तो जो आज से 2 साल पहले थे हम वो ही नहीं लगे, हम अपनी उम्र से बड़े लग रहे हैं। ऐसा ही है, तो ऐसा ही है। ये इस पर क्या? नींद का सबसे इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है वो है बॉडी की रिपेयर। बिल्कुल। और आपकी बॉडी की रिपेयर नींद में ही होती है। आपकी 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। उसमें एक चीज़ को माइंड में रखिएगा कि अगर आपका स्क्रीन टाइम सोने से पहले ज़्यादा है, अगर आपने चाय, कॉफ़ी या कैफीन स्टिमुलेंट्स हैं बेसिकली, आपने अगर वो कंज्यूम किए हैं तो आपकी नींद रात में टूटेगी भी, डिस्टर्ब भी होगी। नींद के लिए आपने पूरा ये अपने आप को ट्रेन करना होता है। देखिए, ह्यूमन माइंड से ज़्यादा पावरफुल कोई चीज़ नहीं है। यू कैन ट्रेन योर माइंड टू डू एनीथिंग। सो ट्रेन योर माइंड कंसिस्टेंटली। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। यही ख़वातीन जब उनके बच्चे छोटे होते हैं तो कितनी विगरस ट्रेनिंग में उनका स्लीप साइकिल भी सेट कर रही होती हैं, सारा कुछ और अपना ख़राब कर रही होती है। आपको वो सब अपने पे भी अप्लाई करना है। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, यस मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड करती हूँ, नहीं पॉसिबल होता हर खातून के लिए जिम जाना। छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उसके लिए। अगर आप किचन में खड़े होकर काम कर रहे हैं तो उसमें आप एक चीज़ माइंड में रखें कि एक ही जगह खड़े होकर काम नहीं करना, आपने मूवमेंट रखनी है। प्लीज़ कीप मूविंग फॉरवर्ड। बहुत सस्ते एंकल वेट्स मिलते हैं, किसी भी आपको स्पोर्ट्स शॉप से मिलेंगे। थोड़ा अगर आप उसको एग्रेसिव और एग्रीवेट करना चाह रहे हैं अपनी वर्कआउट रूटीन को घर में, वेयर एंकल वेट्स और उसमें चलते फिरते आप अपने घर के काम करें, आपके लेग्स का वर्कआउट हो रहा है। बहुत अच्छी टिप है डॉक्टर साहबा ये। और वेट लिफ्टिंग की जिस तरह हम बात करते हैं कि ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक बहुत ये एक मिथ है, आप उसको बिल्कुल मिथ को ब्रेक कर सकती हैं कि ख़वातीन के लिए वेट्स नहीं है, वेट उठाना ख़वातीन के लिए नहीं है, उनकी बॉडी मैनली हो जाएगी। इसको प्लीज़ क्लियर कीजिए। आपको मसल का 1 पाउंड एज अ वुमन बिल्ड करने के लिए कम से कम टेस्टोस्टेरोन की वो रिक्वायरमेंट चाहिए जो सवाए आपको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के नहीं मिल सकती। हम एस्ट्रोजन बेस्ड बीइंग्स हैं, मेन आर टेस्टोस्टेरोन बेस्ड बीइंग्स। आपके और एक मर्द की फिजिकल जो डेफिनेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप में वो हार्मोन ही एग्जिस्ट नहीं करता जो आपके मसल बनाए। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है 1 पाउंड मसल बनाने की। अंडरस्टैंड कीजिए कि अगर आपने वेट लिफ्टिंग ना की, अगर आपने अपने मसल्स को ट्रेन ना किया, तो एक वक्त ऐसा आएगा जिसमें आपकी हड्डी से आपका मसल छूटना शुरू हो जाएगा। आप याद कीजिए अपनी, आप नानी दादी इन सबको याद करें कि यहाँ से उनका मसल ड्रॉप कर जाया करता था, हड्डी यहाँ होती थी, मसल यहाँ होता था। ख़वातीन का मसल मास मर्दों के निस्बत ऑलरेडी नेचुरली बहुत कम होता है। अगर आप वेट लिफ्टिंग नहीं करेंगी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, यू आर एट रिस्क फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, आप एट रिस्क आ जाती हैं बोन डेंसिटी, बोन मसल लॉस में। और आप इस चीज़ पे सार्कोपेनिया, आपका जो मसल का लॉस है, आप उस पर सबसे पहले हाई रिस्क पे आती हैं। और खुदा ना खास्ता कभी कोई पाँव ट्विस्ट किया, कभी अल्लाह ना करे कोई फॉल हो गया, तो उसमें फिर आपकी रिकवरी नहीं है। यूजुअली मेरे पास जो बहुत सारे केसेस आए हैं, अब खुदा न खास्ता बैड फॉल, पाँव ट्विस्ट हो गया, अगर पेल्विक बोन की हड्डी डैमेज होती है उसकी फिर रिकवरी नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहबा, आपने बहुत अच्छी बात कही, और ये बड़ा ज़रूरी है हमारे माशरे में ये वाली अवेयरनेस देना कि ख़वातीन के लिए ये चीज़ कितनी ज़रूरी है। जिस तरह आपने ऑस्टियोपोरोसिस का बात की है, हम बारहा ये बात कर चुके हैं कि केसेस कितने ज़्यादा बढ़े हैं डॉक्टर साहब, आप अग्री करेंगी इस बात से? बिल्कुल। हम इन चीज़ों को नहीं प्रेफर करते, हम एंटी एजिंग की बात करते हैं, और हम एंटी एजिंग पे जाते हैं फौरी ट्रीटमेंट के हवाले से कि आया बोटॉक्स, फिलर्स, लेकिन हम ख्याल नहीं रखते। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और एक सबसे अहम चीज़ हमारे माशरे में जो बहुत आई थिंक मुझे लगता होनी चाहिए लेकिन है, वो है फेयरनेस क्रेज़ जो है, गोरापन होना कितना यहाँ पे लोगों के लिए ज़रूरी है। और उसके लिए फिर वो विदाउट नेमिंग नेम एक ट्रीटमेंट है
नाम ले लेती हूँ, ग्लूटाथायोन, आई थिंक आप उसको करेंगी। जी। तो उसके जो है आजकल एड्स भी चल रहे हैं, उसके शॉर्ट्स आ रहे हैं, उसकी आईवीज आ रही हैं, कैप्सूल्स आ रहे हैं। तो क्या वो इतने इफेक्टिव हैं कि अगर कोई एक कॉम्प्लेक्शन है जिनका डार्क कॉम्प्लेक्शन है, तो क्या वो एड्स में जो बताते हैं कि वो इतने गोरे हो जाएंगे, बिल्कुल वाइट हो जाएंगे, जो बिल्कुल पाकिस्तानी टोन ही नहीं है वो हो जाएंगे, तो हाउ इज इट पॉसिबल डॉक्टर साहबा? आपके जो मेलानिन का कलर है ना, दैट इज डिफाइंड बाय योर जीन्स एंड यू True कैन नॉट फाइट योर जेनेटिक्स, प्लीज ये चीज समझिए। ओरल ग्लूटाथायोन या इस तरह के अगर कोई ओरल शॉट्स हैं, जैसे आपने मेंशन किया, आईवी इन्फ्यूजन थेरेपीज हैं, सारा कुछ है, दे आर वेरी वेरी रिच एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स आपके जो हैं वो सिस्टम को क्लेंस करते हैं, लिवर को आपके क्लेंस करते हैं। दैट्स इट। देखिए, आप अगर ये समझ रहे हैं कि आपने ग्लूटाथायोन के आईवी इन्फ्यूजन लिया या आपने ओरल शॉट्स लिए, तो आप जो है यू आर गोइंग टू टर्न इनटू समबडी फ्रॉम यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, ऐसा नहीं हो सकता। आपका सिर्फ कंप्लेक्शन नीट होगा, डार्क स्पॉट्स, आई थिंक डार्क स्पॉट्स थोड़े कम हो जाते हैं, उसमें भी आपको अपनी स्किन केयर करनी पड़ती है। जब आप ग्लूटाथायोन के सप्लीमेंट्स यूज करते हैं, आपकी स्किन ज्यादा फोटो सेंसिटिव हो जाती है, उस वक्त सनस्क्रीन की इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा डॉक्टर साहब। एक बहुत ज़्यादा क्वेरीज हमें मौसूल एक प्रॉब्लम के हवाले से हो रही है, जो है हेयर ग्रे बहुत जल्दी हो रहे हैं लोगों जी, में, जी, जी। यंग गर्ल्स में, यूनिवर्सिटी गोइंग या फिर कोई आई थिंक शादी के फ़ौरन बाद लोगों के बाल सफ़ेद बहुत हो रहे हैं, और इसकी क्वेरीज बहुत आ रही हैं, और हमसे पूछा जाता है कि आप अपने डॉक्टर से पूछें कि इसका रीज़न क्या है और फिर इसकी कोई ट्रीटमेंट है या फिर आपको हेयर डाइज पर ही जाना पड़ेगा। अच्छा, देखिए, ये दो रीजंस की वजह से होता है। अगर तो जेनेटिकली ये चीज़ एग्जिस्ट करती है फैमिली में, अगेन मैं फिर उसी बात पर फिर आऊंगी, वो genetics। आप अपने जेनेटिक्स को फाइट नहीं कर सकते। दैट इज वन थिंग, आपको थोड़ा उसके ऊपर अपने आप को समझाना पड़ता है। अगर आपकी कोई डेफिशिएंसी है, प्रिडोमिनेंटली जिंक की डेफिशिएंसी अगर आपकी होती है, तो उसके बाद प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर हो सकती है। गेट योर सेल्फ टेस्टेड। अगर आपको अर्ली एज में लग रहा है ऐसा कुछ हो रहा है, गेट योर सेल्फ टेस्टेड एंड स्टार्ट ऑन दैट पर्टिकुलर सप्लीमेंट। अब एक ये भी मैं मिथ बस्ट करना चाहूंगी, लोगों को लगता है एक मल्टीविटामिन की टैबलेट ले ली, एवरीथिंग इज डन। नो, इट्स नॉट सॉर्टेड है, इट्स नॉट सॉर्टेड। अगर आपकी बॉडी में, एक मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर आपकी बॉडी में योर फेरेटिन डेफिशिएंट और आपको एक पर्टिकुलर डोज फेरेटिन की और आयरन की चाहिए, एक मल्टीविटामिन की गोली में वो एक डोज नहीं होती है, आपके लिए उसको प्रॉपर सप्लीमेंट करना चाहिए विद दैट सप्लीमेंट जिसकी आप में डेफिशिएंसी। सप्लीमेंट से हम भागते हैं बहुत, मैंने देखा है लोगों को, अगर हम कहें भी कि विटामिन सी हमें लेना चाहिए, हमें आयरन लेना चाहिए, हमें जिंक लेना चाहिए, तो वो कहते हैं हम अपनी डाइट से कवर कर लेते हैं। लेकिन आपको लगता है आजकल हम लोगों की डाइट इस तरह से है कि हम वो चीज़ उससे ले सकते हैं? आपकी देखें जी, एवरीथिंग इज नाउ जेनेटिकली मॉडिफाइड। यील्ड आपको ज़्यादा चाहिए, ऑफ कोर्स आपको प्रोड्यूस ज़्यादा चाहिए, एवरीथिंग इज नाउ जेनेटिकली मॉडिफाइड। आई एम नॉट सेइंग कि 100% उसके अंदर ख़त्म हो गए हैं न्यूट्रिएंट्स, मगर द काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो हुआ करते थे वो अब नहीं है। सेकेंडली, माशाल्लाह हमारे पकाने के तरीके, उसमें भी आपको पता है हम तेल डालते हैं। दैट इज द होल पॉइंट। न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो विद इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स ऑफ कुकिंग आर डिस्ट्रॉयड। बिल्कुल ऐसे। डाइट से जितनी कोशिश, ऑफ कोर्स बड़ी अच्छी बात है अगर कोई कर सकता है पूरा, मगर मैं जितना मेरे हमारे कल्चर में आई थिंक वो चीज़ है कि हम हर चीज़ को ओवरली कुक करते हैं। Yes, हम वेजिटेबल्स को भी कच्ची है, स्टर फ्राई भी अगर हम करेंगे खूब करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा पका देते हैं और एक टेम्परेचर पे ऑयल के साथ उसको हीट करते हैं, तो फिर क्या न्यूट्रिएंट्स रह जाएंगे, और फिर हम लैक करते हैं न्यूट्रिएंट्स, फिर हमें इस तरह के मसले होते हैं, स्किन इश्यूज। तो हमें आप डाइट के टिप्स दें डॉक्टर साहबा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है डाइट, और प्रोटीन कितना ज़रूरी है ख़वातीन के लिए भी, और सबके लिए प्रोटीन कितना ज़रूरी है, बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि हम ग़िज़ाइयत पर तो जाते ही नहीं है ना। हम अगर थोड़ी सी भी हमारे एक्नी होगी तो हम देखेंगे कि कौन सी ट्रीटमेंट हमें करानी है, कौन सी टैबलेट हमें लेनी है, लेकिन हम उसकी जो बेसिक नीड है, यानी कि डाइट हमारी है, रूट कॉज है, हम उस पर नहीं जाते। तो ये आप सबसे पहले बताएं। यू आर रिक्वायर्ड टू हैव 1 gram of protein per 1 kilogram of your body weight. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बॉडी वेट 60 kg है तो पर kg 1 gram बनता है, तो दैट मीन्स 60 grams of और protein. अगर आप ट्रेनिंग करें तो Double it. मोर देन
डबल इट। डबल जितनी टफ आपकी ट्रेनिंग है, जितना उतना आपका प्रोटीन उसका वो है वेट्स आप उठा रहे हैं, उतने ही आपको प्रोटीन इनटेक अपना बढ़ाना पड़ता है, वरना आपका मसल बिल्ड नहीं होगा, मसल बिल्डिंग होगा, मसल की रिकवरी नहीं होगी। प्रोटीन के साथ एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, मेरे पास बहुत सारी खवातीन आती हैं, हमने जी 2 कबाब खाए, हमने एक टिक्का लिया, अच्छा ठीक है, हाँ बेटा उसके साथ फाइबर किधर है, फाइबर नहीं लिया, वो क्या होता है, वो क्यों लेना है? उसके साथ आपको सैलेड, सब्जी, फाइबर, देखिए आपकी जो प्लेट है ना उसमें उसको बैलेंस करना उसको जरूरी है। बैलेंस करना है, उसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी आपको चाहिए, उसमें आपको सैचुरेटेड फैट्स भी चाहिए, उसमें कार्ब्स की आपने बात की, कार्ब्स से हमारे लोग भागते हैं बहुत ज़्यादा। मैं देखती हूँ जो वेट लूज़ करना चाह रहे होते हैं तो वो कार्ब्स बिल्कुल छोड़ देते हैं, और फिर वही बात कि एनर्जी ड्रॉप होती है और फिर वन गो में वो बहुत सारे कार्ब्स खा लेते बिल्कुल हैं। ऐसे यहाँ ही। पर हम लैग करते हैं, तो कार्ब्स हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं ये बताइएगा। कार्ब्स इज योर ब्रेन फूड, फ्यूल है हमारी इट्स बॉडी द का। फ्यूल ऑफ योर ब्रेन। Brain, आपकी true कॉग्निटिव that. जितनी थिंकिंग है, सारे आपके मोटर फंक्शंस हैं, सारा कुछ, योर आई हैंड कोऑर्डिनेशन, एवरीथिंग Everything. कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। देखो आप कार्ब्स खाओ, ज़रूर खाओ, मगर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लो। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड पोटैटो है और एक आपका स्वीट पोटैटो है। स्वीट पोटैटो इज कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, यू नीड टू टेक दैट। और हम नॉर्मल आलू और उसके फ्राइज तो बेतहाशा हमारे पाकिस्तान में खाए हाँ, जाते तो वो हेल्दी कार्ब्स नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड, आप हेल्दी कार्ब्स की carbs तरफ खाएं। जाओ, ठीक है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स के ऊपर सारे जो फ्रूट्स हैं उनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सबका बताया होता है कि कितना शुगर कंटेंट है जो आपकी बॉडी में जाके शुगर में कन्वर्ट होगा। रीड अप ऑन दैट। मेरा प्लीज, ये सबसे मैं बात करती हूँ, डूम स्क्रोलिंग जिसको हम कहते हैं, इंस्टा पे रील्स तो सब देख रहे होते हो, प्लीज प्रॉपर रिसर्च भी देखो, लुक इनटू थिंग्स जो आपको फायदा दे सके। ऑप्ट फॉर हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की डाइट। 90% आपके मसले आपकी डाइट से ही सॉल्व हो डाइट से सॉल्व होते हैं। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात की। लेकिन डाइट के नाम पे ना डॉक्टर साहबा मैं देख रही हूँ कि कुछ स्कैम्स भी हो रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट्स के नाम होते हैं एश्वगंधा, मोरिंगा, कि एंटी एजिंग है, एंटी एजिंग है, आप इसको लें, आप जवान हो जाएंगे, आपका रंग साफ हो जाएगा। तो इसमें कितनी हकीकत है? कि आपको लगता है कि सिर्फ एक एश्वगंधा का पाउडर लेने से आप जवान हो जाएंगे? अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज आई रिसेंटली हैड अ केस विच वाज, मुझे बहुत विगरस टेस्टिंग से उस पेशेंट को अनफॉर्चुनेटली गुजारना पड़ा। कभी भी अश्वगंधा विदाउट प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेनी चाहिए, विदाउट अ प्रॉपर कंसल्ट ना लीजिए। खवातीन में अश्वगंधा हैज बीन शोन टू रेज टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। उसके बाद which is really bad for women especially, ठीक है। उसके बाद फेशियल हेयर्स, बॉडी हेयर्स, एक्ने ब्रेकआउट्स, थायराइड इम्बैलेंस, ये एक सप्लीमेंट से हो रहा है जिसके सिर्फ एक हाइप क्रिएट हुई है कि जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एंड यू जस्ट स्टार्टेड, आपने मतलब आपने शुरू कर दिया उसको। और वो कितना खतरनाक है डॉक्टर साहब ने जिस तरह केस बताया, तो ये कितना खतरनाक है कि आप तो बेहतरी के लिए एक सप्लीमेंट ले रहे हैं कि हम उससे यंग दिखेंगे, हमारी स्किन बेहतर होगी, स्किन टाइट हो जाएगी, लेकिन वो इस तरह के केसेस बढ़ते हैं। और साथ ही एक कोलेजन सप्लीमेंट एक बड़ा वायरल है, और उसके एड्स में अगर इंस्टा खोलती हूँ तो 6 से 7 एड्स मुझे ज़रूर दिखते हैं जिसमें कोलेजन पाउडर होता है। जी जी। डू यू थिंक कि वो हमारी स्किन के लिए बेहतर है, और उससे क्या एंटी एजिंग पे कोई फ़र्क पड़ता है? अच्छा, मैं थोड़ी सी एक मिसकंसेप्शन क्लियर कर दूं। कोलेजन टाइप 1, 2 एंड 3 ये तीनों प्रेजेंट होना ज़रूरी है ओरल सप्लीमेंट में, तो कहीं जाके इट वर्क्स। और ये प्रेडोमिनेटली हम जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे ट्रेनर्स हमें ये देते हैं, क्योंकि वो बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है, आपके कार्टिलेज हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। मगर आप ये एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि एक सिंपल कोलेजन की जो गोली है सिर्फ वो काम नहीं करेगी, उसके साथ आपकी डाइट वगैरह हैज़ टू वर्क। मगर ये आप हमेशा देखिएगा कि जो आप सप्लीमेंट ले रहे हो उसमें टाइप 1, 2, 3 दोनों ये तीनों अवेलेबल हैं या नहीं। 90% मैंने देखा अनफॉर्चुनेटली, फिर वही आप वाली बात क्या है, मैं नाम नहीं लूँगी, कि एक टाइप होती है या मैक्स 2 होती हैं, उससे ज़्यादा नहीं होती, और वो इसलिए होती है कि वो ज़रा अफोर्डेबल है, और उसकी डोजेज भी आई थिंक कम होती है, जितनी बहुत कम आपकी होती बॉडी को नीड है उससे तो बहुत कम होती है। तो आई थिंक उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आपके सिर्फ पैसे ही जाएंगे, कुछ नहीं और फर्क स्कैम होगा, आपको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा।
और डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट्स के हवाले से जो एक क्रेज़ है हमारी यूथ में, स्पेशली लड़कियों में, यंग होती हैं, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग, और वो एक तरह के कॉम्प्लेक्स में आते जा रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ रील्स। जो हम रील्स देखते हैं उसमें मॉडल्स दिखाई जाती हैं, परफेक्ट जॉ लाइन, परफेक्ट नो बकल फैट, और आपके आईब्रो बिल्कुल एक प्रॉपर शेप में होते हैं। हर बंदे के फीचर डिफरेंट होते हैं, मगर फिर उसको हम जाते हैं क्लिनिक्स में एस्थेटिक प्रोसीजर्स करवाकर, और फिर हम कहीं ना कहीं अपने फीचर्स को छेड़ते हैं, और फिर वो आपकी नेचुरल ब्यूटी जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि क्या आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, या फिर अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो तो आप थोड़ी सी उनकी हेल्प कर सकती हैं? You are beautiful just the way you are. Please, every single one of you is beautiful just the way you are. और ये तो जिस एज में बच्चियाँ होती हैं वो तो वैसे ही बहुत प्यारी एज है, बहुत प्यारी होती बहुत है, खूबसूरत होती हैं। अगर किसी तरह का कोई इशू प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉपर डॉक्टर की कंसल्ट के बिल्कुल। और बाद डॉक्टर भी आपने देख कर जाना है। Yes. डॉक्टर साहबा, किस तरह से स्कैम होता है, जिस तरह सर्टिफिकेशन भी नहीं होती और वो ये बिल्कुल। काम सिर्फ कहीं से उन्होंने सीख लिया और वो करना शुरू हो जाते हैं, इंजेक्शन लगाना शुरू हो जाते हैं। फिर हमने देखा है कितने सिवियर प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ी हैं। तो ये भी बताइएगा कि क्या करना चाहिए अगर कोई चाहता है कि थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। तो यू थिंक देयर इज नो हार्म, ज़रूर अपने अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए ट्रीटमेंट्स लेना चाहते हो ज़रूर लो, ठीक है। ओवरबोर्ड मत जाओ, ट्रू दैट। ये माइंड में रखो कि थोड़ा से स्टार्ट करो और वो करो जो आप मेंटेन कर सको, ठीक है। डोंट गो ओवरबोर्ड विद इट। बिल्कुल। अच्छा, एज बताएं डॉक्टर साहबा, अगर हमें करना चाहे, कोई भी अगर एक लड़की है या कोई लड़का है और वो स्टार्ट करना चाहता है ये प्रोसीजर्स एंटी एजिंग, कौन सी एज हो जो वो प्रेफर करे? क्योंकि आई थिंक 25-26 तो ऐसी एज है जहाँ आपकी स्किन वैसे ही इतनी अच्छी होती है, स्किन टाइट होती है, आपको सैगिंग का कोई इशू नहीं होता। कौन सी एज है जब आपको प्रेफर करना चाहिए अगर आप एंटी एजिंग पे काम करना चाहते हैं? अच्छा, मेडिकली बेटा ये चीज़ प्रूवन है कि 25 के बाद कोलेजन का डिक्लाइन आपकी बॉडी में नेचुरली आने लगता है। उस वक्त मैं ये प्रेफर करती हूँ कि आप रेटिनॉल जो है, इट्स अ वेरी गोल्ड स्टैंडर्ड एंटी एजिंग। इस पर तो डॉक्टर साहबा हमें पूरा एक सेगमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेटिनॉल ये बड़ा ही इस पे हाइप चल रही है और हम अगले सेगमेंट में आपसे इस पर ज़रूर बात करेंगे। शॉर्टली आप एक मैसेज देना चाहते हैं हमारे देखने वालों को अपनी जानिब से, तो वो दीजिए, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अपनी स्किन में कॉन्फिडेंट रहिए, अपनी ज़ात में कॉन्फिडेंट रहिए। आपका important गोल है। होना चाहिए हेल्थ। अगर सेहत है तो यकीन कीजिए उससे बड़ी एंटी एजिंग कोई नहीं है। बिल्कुल, वर्क ऑन योर हेल्थ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, बहुत अच्छी आपसे गुफ्तगू रही, और आपने pleasure। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो क्वेरीज हम तक आती हैं, उस पर हमें क्वेश्चंस मिलते हैं रोज़, इतने स्किन के हवाले से मिलते हैं, और आगे भी हम इंशाल्लाह किसी सेगमेंट पे इस पर बात करेंगे। रेटिनॉल और ट्रेटिनॉल पर बिल्कुल हम बात करेंगे। और ये क्वेरीज आती हैं, लोग पूछते हैं इसके बारे में, क्योंकि अभी इतनी इसके बारे में इतनी अवेयरनेस, इतनी नॉलेज लोगों में नहीं है। बिल्कुल करेंगे डॉक्टर साहबा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, और आज अनफॉर्चुनेटली यासिर हमारे साथ मौजूद नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द अज जल्द वापस आएँ और हमें ज्वाइन करें। प्रोग्राम का नाज़रीन यहाँ वक्त ख़त्म होता है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।